हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है और इस वीडियो में मैं वन बेल्ट वन रोड को डिस्कस करूंगा। चाइना की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये पिछले 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में रही है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि हमारा पेन ड्राइव कोर्स जो कि IBPS, PO, क्लर्क और SSC CHSL एग्ज़ाम्स इन सब के लिए उपलब्ध है और फुल सिलेबस, स्टैटिक सिलेबस को कवर करता है। इसे आप ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट studyiq.in पर जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सिल्क रूट की, जिसके पीछे इसे हम वन बेल्ट या वन रोड कहते हैं या फिर मॉडर्न सिल्क रूट कहा जाता है। तो ये पुराने सिल्क रूट से इंस्पायर्ड है। ये एंशिएंट सिल्क रूट क्या था? देखिए, 5th सेंचुरी BC से, इसे कई बार 2nd सेंचुरी BC भी कहते हैं कई सारे हिस्टोरियंस। तो लगभग आज से 2200 से 2300 साल पहले ये रूट एक डेवलप हुआ, जिसमें चाइना से सामान जाता था यूरोप की तरफ, रोम की तरफ, और इसमें भारत भी शामिल था। आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर से मार्क्ड हैं ये सभी लैंड रूट्स हैं। ज़मीन पे जो व्यापार होता था वो इन रास्तों के थ्रू होता था, जिससे चाइना से कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि सिल्क सबसे ज़्यादा जाता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट नाम दे दिया गया। वो यूरोप जाता था और मिडिल ईस्ट में जाता था। मिडिल ईस्ट मतलब ये वाला इलाका, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, इराक, ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है। तो आप देखेंगे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, इंडिया और चाइना को लिंक करता हुआ ये एक एंशिएंट रूट था। लेकिन जैसे जैसे समुद्र में जहाज़ों का डेवलपमेंट शुरू हुआ, बड़े बड़े जहाज़ बनने लगे, तो ज़्यादातर ट्रेड जहाज़ों के थ्रू सी रूट से होने लगा। तो कुछ सालों बाद ये सी रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जहाज़ जो है यहाँ से नहीं जाते थे अफ्रीका के नीचे होकर, ये रेड सी होकर जाते थे और इजिप्ट में फिर से ज़मीन से होकर और मेडिटेरेनियन सी। इसका कारण ये है कि ये रास्ता अफ्रीका के नीचे से होकर किसी को पता नहीं था। इस रूट को डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने और ये काफ़ी लेट डिस्कवरी हुई थी। 1498 के आसपास ये डिस्कवर हुआ था और उसके बाद ये सिल्क रूट इस एरिया से कम हो गया और ज़्यादातर ट्रेड व्यापार अफ्रीका के चारों तरफ घूम के डायरेक्टली जहाज़ एक आ सकता था यूरोप से चाइना। तो ये था एंशिएंट सिल्क रूट। अब हम देखेंगे ये वन बेल्ट वन रोड क्या है। तो देखिए, इसी सिल्क रूट को एक नए तरीके से डेवलप करने की योजना का नाम है वन बेल्ट वन रोड। ये वन बेल्ट क्या है? ये बेल्ट है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये इसका पूरा नाम है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कई बार SREB भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये ओवरलैंड है, पूरी तरह से ज़मीन पर है। और दूसरा है MSR या फिर मैरीटाइम सिल्क रोड। भले ही इसके नाम में रोड है, लेकिन फिर भी ये समुद्र के रास्ते से जो रूट बनाया जाएगा उसका नाम है। तो इसे पूरा नाम इसको दिया गया है 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो आप देख सकते हैं कई बार इसे कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट एंड रोड स्कीम ऑफ चाइना। तो ये दो इसके हिस्से हैं अलग अलग और ये योजना पूरी एक ही है कि कैसे व्यापार को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। लेकिन इसके 2 आयाम हैं, एक ज़मीनी ट्रेड के थ्रू, दूसरा समुद्री व्यापार के थ्रू। इस महत्वाकांक्षी योजना का अनाउंसमेंट शी जिनपिंग ने अपने राष्ट्रपति बनते ही 2013 में, कुछ महीनों बाद ही सितंबर 2013 में उन्होंने इसे अनाउंस किया था सबसे पहली बार और धीरे धीरे इसे डेवलप किया गया। इसमें कई देशों को जोड़ा गया और ये स्कीम अभी भी चालू है। ऐसा नहीं है कि सारे देश इसमें जुड़ चुके हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इस मैप में अब आप देख सकते हैं ये न्यू सिल्क रोड या फिर जो न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले देखिए, एक इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, जियान चाइना का वो शहर है जहाँ से ये इकोनॉमिक बेल्ट शुरू होता है, ज़मीनी रूट शुरू होता है और यहाँ से ये सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, ईरान होते हुए यूरोप तक पहुँच जाता है। और इसी तरह से एक मैरीटाइम सिल्क रूट है, वो दक्षिणी चीन में इसे साउथ चाइना सी कहते हैं। ये वाला जो सी है साउथ चाइना सी होते हुए स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का होते हुए मलेशिया, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और फिर अफ्रीका और यहाँ से रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए यहाँ से भी यूरोप पहुँचेगा। तो ये 2 रूट्स हैं, 2 तरीके हैं चाइना को यूरोप या फिर यूरेशिया से कनेक्ट करने के। तो आप देखेंगे कि इसमें अफ्रीका भी शामिल है,
इसमें यूरोप भी शामिल है, सेंट्रल एशिया भी शामिल है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, दुनिया के ज़्यादातर लैंड मास को ये कवर करता है। ये भी वो सेम मैप है, लेकिन इस मैप में कुछ डिटेल ज़्यादा है। ये ऑफिशियल मैप जो चाइना की जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने लॉन्च अवेलेबल कराया था, ये वो है। याद रखिएगा ये वर्ड भी, जिन्हुआ जो है वो चाइना की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, चाइना की सरकार की। तो उसने ये मैप उपलब्ध कराया था। इसमें भी आप देख सकते हैं, जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये पूरा सी रूट है, और जो आप ब्लैक कलर से देख सकते हैं ये सारा लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें सड़कें और रेल रूट्स बनाए जाएंगे, साथ साथ में गैस पाइपलाइंस भी डाली जाएंगी। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैस पाइपलाइंस हैं। जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो ऑयल पाइपलाइंस हैं। तो काफ़ी सारी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इस वन बेल्ट वन रोड का, या फिर कई बार इसे OBOR भी कहा जाता है, या फिर OROB, जैसा भी आप चाहें आप बोल सकते हैं, वन बेल्ट वन रोड या फिर वन रोड वन बेल्ट। इसका एम क्या है? इसका सबसे बड़ा एम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, ये चाइना का ऑफिशियल नाम है, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। PRC को यूरेशिया से कनेक्ट करना और आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना, और इस कनेक्टिविटी के लिए बीच में जो भी एरिया आएगा, जैसे कि मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप, तो इन सभी को शामिल करते हुए आपस में इनकी कनेक्टिविटी और इनका कोऑपरेशन बढ़ाना। और ये रास्ता जो है ये सेंट्रल एशिया के जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू जाएगा। लैंड लॉक्ड का मतलब है वो देश जिनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती, जो कहीं से भी समुद्र को या ओशंस को टच नहीं करते, उन कंट्रीज़ को लैंड लॉक कहा जाता है। और सेंट्रल एशिया के ज़्यादातर देश जैसे कि कजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी लैंड लॉक्ड हैं। दूसरा जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो साउथ ईस्ट एशिया के लिटोरल नेशंस के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। लिटोरल का क्या मतलब है? लिटोरल का मतलब है लैंड लॉक्ड का बिल्कुल उल्टा, वो देश जिनमें सी या फिर ओशन की बाउंड्री है, या जहाँ पे पोर्ट हो सकते हैं, बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। तो जैसे ही साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सभी लिटोरल देश हैं। अब इस वन बेल्ट वन रोड में आखिर है क्या? ये तो हमने कागज़ पे पढ़ लिया कि वन बेल्ट वन रोड है, लेकिन एक्चुअली में ये ज़मीनी तौर पे बना किस चीज़ों से है? तो सबसे पहला इसमें बनाए जाएंगे बहुत सारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, जिनमें बड़े बड़े ट्रक्स सामान लादकर सेंट्रल एशिया के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि काराकोरम, हिमालय, त्यान शान, इन सभी को क्रॉस करते हुए सामान दूसरे देशों तक पहुंचा दें। फिर रेल रूट, लंबी लंबी रेल लाइनें डाली जाएंगी जिनसे कि ट्रांसपोर्ट फास्टर हो, सस्ता हो। तीसरा है पोर्ट्स, कई सारे बंदरगाह चाइना बना रहा है, अपने पैसे पे खर्च करके दूसरे देशों में बंदरगाह बना रहा है। चौथा गैस पाइपलाइंस, जिससे कि सेंट्रल एशिया की गैस के जो भंडार हैं उसका चाइना और दूसरे देश उपयोग कर सकें। उसके अलावा भी कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, और भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना ने लिए हैं, जो कि पूरी तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये OROB का सिर्फ एक शुरुआती हिस्सा है। ये उसकी शुरुआत के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो चाइना अपने दम पर पूरा करना चाहता है। आगे इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में। तो ये एक मैप है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये रेलवे लाइन है जो ब्लैक एंड वाइट में आपको दिख रही है। तो ये रेलवे लाइंस जो हैं ये चाइना को कनेक्ट करती हैं रशिया, रशिया से आगे यूरोप, मॉस्को, यहाँ स्पेन तक रेल लाइन जो है जा चुकी है। और इसी तरह से एक रेल लाइन यहाँ प्रपोज्ड है जो तेहरान को जाके कनेक्ट करेगी। साथ ही में यहाँ पे साउथ चाइना में आप देखेंगे कुछ रेल लाइंस हैं और रेल रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि म्यांमार और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ कई सारी गैस पाइपलाइंस हैं, जो भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो गैस पाइपलाइंस है रशिया, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि पोर्ट, जितने भी बंदरगाह आपको यहाँ पे ब्लू में दिख रहे हैं, जैसे कि चिटगोंग, सितवे म्यांमार में, ग्वादर पाकिस्तान में, ये 3 नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा। ग्वादर, सितवे जो कि बर्मा या म्यांमार में है, और चिटगोंग जो कि बांग्लादेश में है। ये तीनों भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका क्वेश्चंस में पूछे जाने का चांस काफ़ी बना रहता है। तो इन सभी को चाइना अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे यहाँ पे बंदरगाह को डेवलप कर रहा है या फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो
इसी तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक और प्रोजेक्ट है हम्बन टोटा श्रीलंका में। उसके बाद दार एस सलाम जो कि टंजानिया का कैपिटल है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कई सारे शिपिंग प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि मैरीटाइम सिल्क रूट जो है वो डेवलप किया जा सके। इसी कड़ी में चाइना ने कुछ ट्रेन्स ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि चाइना से एक ट्रेन 12 या 13 दिन लगाकर जर्मनी पहुंच जाती है और वो डुइसबर्ग नाम का एक शहर है जर्मनी में, वहां तक पहुंचती है। ये काफ़ी सालों से चल रही है, लगभग 4 या 5 साल। ये OROB की घोषणा से पहले शुरू हो गई थी। लेकिन ये वाली ट्रेन जो चाइना से मैड्रिड जाती है, ये नॉर्थ चाइना को मैड्रिड जो कि स्पेन का कैपिटल है वहाँ से कनेक्ट करती है। तो ये ट्रेन कुछ साल पहले ही शुरू हुई है, 1 साल पहले ही शुरू हुई है। ये OROB के तहत शुरू की गई है और लगभग ये भी 13 से 14 दिन लगाकर पूरी जर्नी को कंप्लीट कर लेती है। और ये बहुत ही किफ़ायती है, एफिशिएंट है और जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट करने के बजाय सस्ता है, क्योंकि इसमें कंटेनर को एक से दूसरे जहाज़ में लादना या फिर टाइम वेस्ट नहीं होता। शिप्स थोड़े स्लो भी होते हैं, ट्रेन्स काफ़ी फास्ट होती हैं। तो जो जर्नी पहले 35 से 36 दिनों में पूरी होती थी जहाज़ में, वो अब केवल 13 से 14 दिन में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसकी खास बात यह है कि चाइना की कई कंपनियां जो हैं वो सस्ते लैपटॉप्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं वो सब स्पेन में और यूरोप के मार्केट्स में बेच रहे हैं। इस ट्रेन से वो सारा इक्विपमेंट जा रहा है। तो चाइना के प्रोडक्ट्स ने यूरोप के मार्केट को पूरी तरह से फ्लड कर दिया है इस वक्त। एक और ट्रेन अभी कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी जो कि चाइना को डायरेक्टली तेहरान से कनेक्ट करती है। तेहरान ईरान का कैपिटल। तो आप देखेंगे कि कई सारे न्यूज़ में ये ट्रेन्स रही हैं, तो ये भी पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा 3 शहर डुइसबर्ग, मैड्रिड और तेहरान, या फिर कंट्री के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जर्मनी, स्पेन और ईरान। अब हम देखेंगे कि चाइना के ऑफिशियली लक्ष्य क्या है, क्यों ये OROB शुरू किया गया। तो चाइना ऑफिशियली ये बताता है कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है हिस्टोरिकल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारा एंशिएंट सिल्क रूट जो था उसे हम फिर से रेजुविनेट करना चाहते हैं। रेजुविनेट का मतलब है कि उसमें फिर से एक नई ऊर्जा डालना चाहते हैं और इसी के तहत कल्चरल रेजुविनेशन भी होगा, क्योंकि अगर आपस में कनेक्टिविटी होगी तो लोगों का संवाद बढ़ेगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इसे कहते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने से कल्चरल आदान प्रदान बढ़ेगा चाइना और दूसरे देशों के बीच में। तीसरा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये तो बड़ा ऑब्वियस सा है, ट्रेड और इकोनॉमी के लिए ही OBOR शुरू किया गया है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इससे ट्रेड को और इकोनॉमी को ही मिलना है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड और लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी। इसका क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि देखिए, सोचिए चाइना में ट्रेन चलती है ब्रॉड गेज पर और कजाकिस्तान में मीटर गेज पर। तो क्या कभी चाइना कजाकिस्तान से होते हुए रशिया तक कंटिन्यूस एक ट्रेन चला सकता है? जी नहीं। लेकिन अगर OBOR के प्रोजेक्ट के तहत सारी रेल लाइनों को एक ही गेज पर चलाया जाए, ब्रॉड गेज पर, तो चाइना से एक ट्रेन शुरू होकर कजाकिस्तान और वही ट्रेन आगे रशिया से होते हुए यूरोप तक जा सकती है। तो आप देखिए इससे काफ़ी स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे प्रोसीजर। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऐसा पोर्ट्स में भी होता है कि एक जहाज़ जो कि बड़ी कैपेसिटी का है, कई सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं जिनमें उन बड़े जहाज़ों को सामान खाली करने की पूरी फैसिलिटी नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो कैपेसिटी चाइना डेवलप करेगा इस स्कीम के अंडर में। तो इसीलिए ये सारे जो ट्रेड फैसिलिटी हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएंगे और आपस में लिंक हो जाएंगे। तो अगर एक कंटेनर शुरू होता है, आप इस मैप में देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि एक कंटेनर है जिसके अंदर मान लीजिए कि जूते भरे हुए हैं, जूतों का कंसाइनमेंट है, जो कि चाइना के ग्वांगझू शहर से जाना है टर्की को, अंकारा को। तो पहले हो सकता है कि वो जहाज़ से जाता था मलेशिया तक, फिर मलेशिया से दूसरे जहाज़ से टर्की तक, लेकिन अब उसे आप बाय ट्रेन यहाँ येवू से भी भेज सकते हैं मॉस्को तक, या फिर आप उसे सेंट्रल एशिया से वापस बाय रोड अंकारा, या फिर एक ही जहाज़ से आप उस जहाज़ से आप चितगोंग से आगे ग्वादर से आगे सुएज कैनाल से होते हुए टर्की। तो आप देखेंगे कि अगर बीच में उस जहाज़ को कहीं रुकना है, दूसरी जगह भी कंसाइनमेंट देने हैं, कराची में, ग्वादर में, तो वही कंटेनर कंटिन्यूसली बिना शिप चेंज किए सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड लिंक्ड ट्रेड फैसिलिटी। और आखिरी है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। अगर चाइना
इन सभी देशों के साथ अपनी इकोनॉमी को जोड़ लेता है, तो इससे एक कॉमन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल कम्युनिटी बनेगी। जैसा कि हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन, ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। EU जो है वो एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल जोन है। उसी तरह का कुछ विचार चाइना का भी है कि हम पूरे सेंट्रल एशिया को या फिर साउथ ईस्ट एशिया को एक कॉमन एंटिटी में डेवलप करें। हालांकि ये बहुत आगे की सोच है, ऐसा करने में शायद 40, 50 या 70 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये भी एक लक्ष्य है चाइना का इस OBOR के तहत। अब आप सोचिए कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। हमारे देश में हम खुद के लिए ही सड़कें और रेलवे लाइन नहीं बना पाते हैं, और चाइना पूरी दुनिया में रेलवे लाइन और रोड्स बनाने की बातें कर रहा है, तो ये पैसा आएगा कहाँ। तो इसके लिए चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर AIIB की स्थापना करी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बैंक्स AIIB और NDB जो कि चाइना की लीडरशिप में शुरू हुए थे। NDB जो है वो ब्रिक्स का बैंक है, और AIIB जो है वो प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए चाइना ने बनाया था, और इसमें भारत जुड़ा हुआ है। इन दोनों बैंक्स में भारत भी भागीदार है। तो इस AIIB के थ्रू प्रोजेक्ट फाइनेंस किए जाएंगे। दूसरा, चाइना का अपना चाइना डेवलपमेंट बैंक या फिर CDB। फिर चाइना ने एक अलग फंड स्थापित किया है जिसे सिल्क रोड फंड कहा जाता है। लगभग $40 बिलियन का ये फंड है। और फाइनली जो पार्टनर नेशंस हैं, जितने भी दूसरे देश हैं जिनसे चाइना OBOR के तहत उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उनसे कुछ स्पेशल डील्स करी जाएंगी जिनके तहत चाइना की कंपनियां उन देशों में जाकर प्रोजेक्ट पूरा करेंगी, और कुछ साल तक उन कंपनियों को उन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करने की परमिशन रहेगी। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं, बैंक्स हैं जहां से चाइना पैसा लाएगा, और अभी तक कुल मिलाकर $160 बिलियन के प्रोजेक्ट्स पास हो चुके हैं या फिर घोषित हो चुके हैं। और अंदाज़ा तो ये लगाया जाता है, चाइना का खुद का एस्टिमेट है कि $4 ट्रिलियन ये प्रोजेक्ट्स कुल मिला के पूरे होंगे जब इतना पैसा लग जाएगा। लेकिन इसकी कोई समय सीमा चाइना ने अभी निर्धारित नहीं करी है, इसमें शायद 20 या 30 साल भी लग सकते हैं। फिलहाल $160 बिलियन इतने के प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं, काम चल रहा है। अब हम देखेंगे कि चाइना को OROB की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला, एनर्जी नीड्स। चाइना एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आबादी है, 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा। तो चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके कारण चाइना को सेंट्रल एशिया के गैस और रशिया से गैस और ऑयल, इन दोनों की ज़रूरत है। उसके बिना चाइना का काम नहीं चलेगा। इसीलिए चाइना ने कुछ साल पहले रशिया से भी एक बहुत बड़ा समझौता किया था, जिसमें कि वो रशिया से उसका ऑयल खरीदेगा। दूसरा कारण है चीन में दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में डेवलपमेंट का ना होना। चीन का जो दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी गरीबी है और डेवलपमेंट भी काफ़ी कम हुआ है। ये जितने भी आप बीजिंग, शंघाई जैसे नाम सुनते हैं, ये सभी चाइना के उत्तर और पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। तो इन स्टेट्स में डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए जो OROB के प्रोजेक्ट्स हैं ये यहीं से शुरू होते हैं। तो ईस्ट चाइना से SREB यानी कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि ज़मीनी प्रोजेक्ट है, वो सारे ईस्ट चाइना से शुरू होते हैं। और मैरीटाइम सिल्क रोड के जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, वो सभी दक्षिणी चीन से शुरू होते हैं। उसके बाद चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रहा है बहुत टाइम से, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जाती है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं, आप कई बार देखेंगे मेड इन चाइना, हर जगह आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इन प्रोडक्ट को लंबे समय तक दुनिया में बेच पाना बहुत ही मुश्किल है, अनसस्टेनेबल है। कभी ना कभी विश्व की जो इकोनॉमी है उसमें कमी आएगी, कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा, और इसी गिरती इकोनॉमी के कारण चाइना को अब अपना सामान बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है चाइना का वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब चाइना ऐसे इलाकों में जाना चाहता है जो अंडर डेवलप्ड हैं, या फिर जहाँ पे अभी तक दूसरे देश अपने पाँव नहीं पसार सके हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका सबसे बड़ा टारगेट है। उसके बाद सेंट्रल एशिया और अफ्रीका की इकोनॉमीज़ अभी बहुत ही कम डेवलप्ड हैं,
वहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो चाइना इस OROB के थ्रू वहाँ पे अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है। और जो भारत और पश्चिमी बाज़ारों के साथ हुआ कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पूरी तरह से छा गए मार्केट में, वही कंडीशन अब अफ्रीका और सेंट्रल एशिया की होगी। चाइना अपनी इकोनॉमी को विश्व और एशिया की इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना चाहता है। अभी चाइना की इकोनॉमी अपने आप पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सेंट्रल एशिया से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर चाइना का ट्रेड यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से है। तो अब ऐसे एरियाज़ के साथ, एशिया के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाहता है चाइना। और फाइनली ग्लोबल डोमिनेंस, जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाइना अपने पास लेगा तो बिल्कुल उसकी जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, एशिया में, वो बढ़ जाएगी। यूरोप को चैलेंज कर सकता है, अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। और ख़ास करके अमेरिका की एक स्कीम है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप या फिर TPP। इस परियोजना के अगेंस्ट भी चाइना का ये OROB काम करेगा। तो इस TPP में चाइना शामिल नहीं है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में पैसिफिक ओशन के आसपास के जितने भी देश हैं, खास करके जापान, फिलीपींस, साउथ अमेरिका के देश, नॉर्थ अमेरिका में USA, कनाडा, मेक्सिको, ये सभी इसमें शामिल हैं। और ये चाइना को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम देखेंगे कि भारत को इस OROB से क्या ऑब्जेक्शंस हैं, क्यों भारत ने अभी तक इसमें शामिल होने की घोषणा नहीं करी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि चाइना ने अभी तक इस OROB की पूरी डिटेल्स पब्लिक में नहीं बताई हैं और ना ही भारत की सरकार को बताई हैं। तो जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं वो इस मैप्स के रूप में अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया डिटेल कि कहाँ पे कितनी रेलवे लाइन बनेगी, कहाँ पे कितनी रोड बनेगी, कौन सा बंदरगाह कितनी कैपेसिटी तक बढ़ाया जाएगा। इस तरह की डिटेल्स चाइना ने दूसरे देशों को अभी तक नहीं बताई है। खास करके भारत के आसपास की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स तो और ज़्यादा अभी छिपी हुई हैं। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, उसमें चाइना पाकिस्तान के लिए एक रोड बना रहा है और उस कॉरिडोर का नाम है CPEC, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने काफ़ी आपत्ति जताई है चाइना को, और इससे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहुत बड़ा एक झटका लगा है। तो ये भी एक रीज़न है भारत के ऑब्जेक्शन का। तीसरा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। भारत के चारों तरफ अपना एकाधिकार बढ़ाता जा रहा है चाइना, और ये किस तरह से बढ़ा रहा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा अगले मैप में। फाइनली इंडियन ओशन में चाइना का डोमिनेंस इससे काफ़ी बढ़ जाएगा OROB से, और भारत ऐसा नहीं चाहता है। इंडियन ओशन में हमारा डोमिनेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 21st सेंचुरी इंडियन ओशन की सेंचुरी कही जा रही है। 19th सेंचुरी में ट्रेड जो है वो ज़्यादातर अटलांटिक ओशन के थ्रू होता था। 20th सेंचुरी में पैसिफिक सेंचुरी भी इसे कई बार कहा जाता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। और 21st सेंचुरी में इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आखिरी में जियो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी, जियो स्ट्रैटेजी और हर तरह से चाइना का प्रभुत्व इससे बहुत बढ़ जाएगा OROB से। तो ये भी भारत का एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑब्जेक्ट करने के लिए। अब इस मैप में आपको मैं बताऊंगा कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। मोतियों की माला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ट्रांसलेशन है। तो ये आपको लाल रंग में जितने भी दिख रहे हैं ये चाइना द्वारा डेवलप किए गए बंदरगाह हैं, जिनमें पहला था ग्वादर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में। दूसरा है माले, जो कि मालदीव्स का कैपिटल है। हम्बनटोटा श्रीलंका में। चिटगोंग बांग्लादेश में। ट्याकू या फिर इसे सितवे भी कहते हैं, सितवे म्यांमार में। और कोको आइलैंड, ये जो आपको डॉट दिख रहा है अंडमान के बिल्कुल नज़दीक में, इसका नाम है कोको आइलैंड। ये भी म्यांमार से डेवलप किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक मोतियों की माला सी बन रही है भारत के चारों तरफ। तो इसी माला को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स ने। और कहा जा रहा है कि चाइना भारत को, जब भी कभी भारत चाइना के बीच में जंग छिड़ेगी तो चाइना इन सभी कमर्शियल पोर्ट्स का इस्तेमाल अपने जहाज़ों के लिए, नेवी के जहाज़ों के लिए, सबमरीन्स के लिए करेगा। और भारत के लिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी चैलेंज हो सकती है। अगर आप देखें कभी भारत और चाइना में अगर युद्ध छिड़ता है तो चाइना पूरी तरीके से भारत को कट ऑफ कर सकता है दुनिया से। हमारा जो सी रूट है हर तरफ से वो कट ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसे कहा जाता है। दूसरा एक और आपको इम्पॉर्टेंट इसमें बता दूं मैं कि
कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ये पूरी दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है ऑयल शिपिंग के लिए। जितना भी ऑयल है वो इस पर्शियन गल्फ से होकर, मिडिल ईस्ट के देशों से होकर चाइना की तरफ या फिर पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है और इस स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से पास करता है और अंडमान के साउथ से जाता है। तो अगर इस एरिया में चाइना का डोमिनेंस हो गया तो चाइना कभी भी भारत की ऑयल सप्लाई और पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई को कट ऑफ कर सकता है। अब हम देखेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर CPEC। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है। इसमें एक रोड प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के ग्वादर तक जाएगा और एक और रोड प्रोजेक्ट है जो कि लाहौर से कराची को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाईवेज भी बनाए जाएंगे और कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि गैस पाइपलाइंस डाली जाएंगी और ऑयल पाइपलाइंस डाली जाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लगभग $46 बिलियन की ये पूरी स्कीम है और चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसकी घोषणा भी 2014 में करी गई थी, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। चाइना के जो इंजीनियर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पे काफ़ी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर चाइना बहुत चिंतित है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में शांति व्यवस्था जो है, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत के लिए CPEC बहुत खतरे का एक सिंबल है क्योंकि पहला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू ये जा रहा है और दूसरा, ये जो रोड्स हैं ये भारत के बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं और इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि इन रोड्स का इस्तेमाल आर्मी भी कर सकती है अगर कभी भारत पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ जाती है। अब हम देखेंगे, अभी तक तो हमने नेगेटिव्स देखे कि OROB से भारत को नुकसान क्या है। अब हम देखेंगे कि भारत के लिए पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। तो पहली चीज़, अगर भारत OROB से जुड़ जाता है तो भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा क्योंकि हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, खास करके यूरेशिया की इकोनॉमी से। तो ये जितने भी फ़ायदे चाइना को मैंने बताया कि अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं दक्षिण और पूर्वी चीन के, वो डेवलप होंगे, ऑयल मिलेगा, गैस मिलेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो ये सभी ज़रूरतें भारत की भी है, हमें भी ऑयल, गैस, इन सब की बहुत ज़रूरत है। और ये पाइपलाइंस जो हैं, जो ईरान सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से जोड़ रही हैं, ये भारत को भी जोड़ेंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। अच्छी सड़कों की, बहुत हैवी ड्यूटी रेल लाइंस की अभी कमी है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सभी कमियां इस OROB के प्रोजेक्ट से हम पूरी कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको बता दूं, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर, ये भी CPEC की तरह एक और कॉरिडोर है। इसे भी OROB में ही शामिल कर लिया है चाइना ने और इसमें भी ये तय किया गया है कि भारत चीन से जुड़ेगा और बीच में म्यांमार और बांग्लादेश को भी जोड़ा जाए। चौथा और आखिरी पॉजिटिव भारत के लिए जो रहेगा वो है चाइना के साथ ट्रस्ट बिल्डअप। इस वक्त भारत और चाइना के बीच में काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वो है हमारा सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा कई सालों से चला आ रहा है। अरुणाचल और लद्दाख में, ये दो एरियाज़ में हमारी बाउंड्री जो है वो डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ। चाइना लद्दाख का भी कुछ हिस्सा क्लेम करता है और साथ ही अरुणाचल का भी कुछ हिस्सा वो क्लेम करता है एज साउथ तिब्बत। चाइना अरुणाचल को कहता है साउथ तिब्बत, लेकिन हम इसे हमारा अभिन्न अंग मानते हैं और इसी को लेकर एक लड़ाई भी हो चुकी है हमारी 1962 में। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज भारत और चाइना के बीच में रहे हैं, लेकिन अगर हम वन बेल्ट वन रोड परियोजना से जुड़ते हैं, इन सभी चीज़ों का समाधान धीरे धीरे निकाला जा सकता है। एक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा जिससे कि भारत और चाइना अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकें। अब हम बात करेंगे चाइना को वन बेल्ट वन रोड पूरा करने में क्या क्या समस्याएं आ रही है। सबसे बड़ा एक जो मुद्दा उठता है वो है साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें कई सारे देश जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, ये सभी देश वहाँ पे, एक और वियतनाम, ये सभी देश साउथ चाइना के एरिया को क्लेम करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑयल और गैस के रिजर्व मिले हैं। तो इन सभी के दोहन के लिए जो भी कंट्री वहाँ पे क्लेम करता है उसको चाइना उसके खिलाफ जा रहा है। चाइना वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है जिससे कि उसका क्लेम मजबूत हो कि दक्षिणी चीन सागर हमारा है। और इसीलिए ये मैरीटाइम सिल्क रूट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो दक्षिणी एशिया के जो देश हैं वो इसमें जुड़ने से अभी कतरा रहे हैं।
खास करके फिलीपींस, क्योंकि अभी उनका साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर ये सॉल्व नहीं हो पाता है तो मैरीटाइम सिल्क रोड का पूरी तरह से डेवलप होना काफ़ी मुश्किल है। एक और डिस्प्यूट चाइना का चल रहा है जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड्स को लेकर। ये आइलैंड्स जापान और चाइना के बीच में मौजूद हैं और इन्हें लेकर बहुत सालों से विवाद है, और इसीलिए जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उसमें भी एक दिक्कत आ रही है। तीसरा रीज़न है भारत। इस पूरे वन बेल्ट वन रोड के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है भारत। अगर आप देखेंगे मैप में तो आप पाएंगे कि भारत इस दोनों रूट के, मैरीटाइम और ज़मीनी जो इकोनॉमिक बेल्ट है, इन दोनों के बीचों बीच भारत है। तो अगर भारत इसमें नहीं जुड़ता है तो ये चाइना के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और इसका सक्सेसफुल होना काफ़ी मुश्किल है। तो भारत ने अभी तक अपनी हामी नहीं भरी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चाइना के साथ मिसट्रस्ट है। हमारे जो सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं, उन सारे कारणों के कारण हमने हाँ नहीं कहा है। फाइनली एक और दिक्कत है कल्चरल डिफरेंसेस की। चाइना के जितने भी कंपनीज़ हैं, चाइना के जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जाके जहाँ पे भी इस वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। कई देशों की ज़रूरतें अलग है। किसी देश में रोड की ज़रूरत नहीं है, किसी देश को ट्रेन की ज़रूरत है, लेकिन चाइना वहाँ पे रोड बनाना चाहता है। किसी देश को बंदरगाह की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऑयल पाइपलाइन की ज़रूरत है, लेकिन चाइना वहाँ बंदरगाह बनाना चाहता है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आ रही है चाइना को, और इसमें आप देखेंगे देश भी बहुत सारे हैं, लगभग 50 देश के आसपास जुड़े हुए हैं। तो इतने देशों की ज़रूरतों को पूरा करना, एक साथ लेकर चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और फाइनली डिफरेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी। चाइना एक मीडियम डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन कई सारे देश उससे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में, जैसे कि मलेशिया। और कई सारे देश बहुत ही कम डेवलप्ड हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया के देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इनका डेवलपमेंट अभी बहुत पीछे है। तो इनकी इकोनॉमी का स्टेटस चाइना से काफ़ी अलग है, जिसके कारण भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रेलवे लाइन वहाँ पे डल गई, लेकिन वहाँ पे रेल यात्रा करने के लिए लोग ही नहीं है। लोगों में इतना आना जाना, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरतें ही इतनी नहीं है। तो इन सभी डिफ़िकल्टीज़ के होते हुए भी चाइना अपनी पूरी ताकत लगाकर वन बेल्ट वन रोड को सक्सेसफुल बनाने में लगा हुआ है। शी जिनपिंग का ये खास प्रोजेक्ट है और इसीलिए वो देश दुनिया के हर नेताओं से, अलग अलग देशों के हर नेता से बात करते रहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। वो पर्सनली कई बार नरेंद्र मोदी को वन बेल्ट वन रोड में शामिल होने के लिए कह चुके हैं, और इसीलिए इसका एशिया के इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और भारत के लिए भी कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इस स्कीम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत पिछड़ जाएंगे। एशिया के दूसरे देश भारत से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे इस तरह के करंट अफेयर्स के टॉपिक पे या नहीं? थैंक यू, या फिर जैसे कि मैंडरिन में कहते हैं, शशि।